हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पाठशाला क्लासेस। आई एम आशीष कुमार एंड हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे विच इज़ सोल्यूशन। तो चैप्टर 1 सोल्यूशन में हमने देखा, जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, जो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है, और हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैसे आप कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब देखा था। अगर नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो ज़रूर देखें, फिर हम लोग इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, जो कि टॉपिक हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसमें हमने पढ़ना है सॉलिबिलिटी, हेनरीज लॉ और एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सॉलिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो स्क्रीन पे जो नोट्स में लिखे हैं थोड़ी सी गलत है, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। वो है आपकी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब सॉल्यूट, टू डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। कहने का मतलब है कि किसी भी सॉल्वेंट में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होने की एबिलिटी कहलाती है सॉलिबिलिटी। उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन क्या थी। तो कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सॉलिबिलिटी और कंसंट्रेशन में डिफरेंस पता लग गया होगा। अगर नहीं पता लगा है तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कि जो सॉलिबिलिटी होती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला ध्यान रखना है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि नेचर कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है, वो किस तरह से काम करेगा वो देखना है हमने। ठीक है, दूसरा फैक्टर आपका रोल प्ले करता है विच इज़ टेम्परेचर, और थर्ड हमारा है प्रेशर। तो अब हमको देखना है कि किस तरह से ये काम करेगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमने लिखना है सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। कि सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड मतलब सॉलिड सॉल्यूट है, जब लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो वो किस तरह से उस पर इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई कि नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट किस तरह से काम करेगा वो आपके सामने है, कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। वो कैसे करता है काम, वो मैं बताता हूँ आपको। ये प्रिंसिपल करता है लाइक डिसॉल्व लाइक पे, जैसा स्क्रीन पे चल रहा है आपकी। लाइक डिसॉल्व लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको आपको याद रखना है। अब ये ऐसा इसलिए चलता है कि जैसे मैंने बोला आपको कि पोलर सॉल्यूट सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट सिर्फ नॉन पोलर सॉल्यूट में डिसॉल्व होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हमें देखने हैं बाद में, वो बता दूंगा क्या है। ठीक है, तो फिलहाल इसको देखिए आप। लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल इसलिए चलता है क्योंकि सेम टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से वो बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जो मैंने नोट बना के लिखा हुआ है, तो उसको ध्यान रखना है। अब कुछ अलग डेफिनेशंस हैं, अलग क्या मतलब इससे रिलेटेड ही हैं, विच इज़ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कुछ नहीं, सिंपल सा आपको एक, जब सुबह कोई भी सोल्यूशन बनाते हो तो वो डिसोल्यूशन बन कहलाया जाता है, कि सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डाल दिया, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। अब जिस तरह से डिसोल्यूशन होता है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब जो सॉल्यूशन है आपका, उससे अगर हमें जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट है उससे अगर निकालना है तो उस प्रोसेस को हम कहलाते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देख रहे होगे, जब हम घर में चाशनी बनाते हैं, कहीं पे भी देखा हो आपने, तो जब वो ठंडी हो जाती है तो हमें एक वाइट कलर की लेयरिंग दिखती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो ये ध्यान रखना है, तो इसको ध्यान रखना आप कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन आपके सामने भी है, दोबारा पढ़ देता हूँ। इट इज़ द प्रोसेस इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम जब होमोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो उसमें हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेशन पॉइंट सब की बात करते हैं। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन आप लोगों को पता है, जब तक सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें और भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाता। या इसको, इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि, और भी जैसे डेफिनेशन बोलूँ मैं, इज दैट सोल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो, सैचुरेशन पॉइंट को हम चेंज कर सकते हैं कैसे, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पीछे कि चाशनी का, अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे चीनी को घोलोगे तो ज़्यादा नहीं घुलेगी, 1 चम्मच 2 चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाती है। हमारा यही इफेक्ट कहलाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको हमेशा, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए सॉलिबिलिटी हमेशा बढ़ेगी जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। ये लीच एडलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलता है। उसी तरीके से एक्सोथर्मिक में सॉलिबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी जब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो इस तरीके से हमारे दो फैक्टर्स, एक पहला जो नेचर था, दूसरा टेम्परेचर था, वो कंप्लीट होता है। तीसरा प्रेशर है। अब प्रेशर में आपको देखना है कि प्रेशर किस तरह से करता है काम। तो आपको पता होगा, जैसे हमने अभी यहाँ तक ये क्या लेके चल रहे थे कि जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है। अब प्रेशर जो है वो सॉलिड की, जो एक मैं बोलूँगी, प्रेशर कोई इफेक्ट रोल नहीं प्ले करता।
कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड एक इनकम्प्रेसिबल होता है, या मैं बोलूँ कि रिजिड होता है, जिस पे प्रेशर का कोई भी असर नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रेशर कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा जब तक आपका सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट हमारा अब लेंगे हम जो सॉल्यूट है, अब तक हम सॉलिड लेके चल रहे थे, अब हमको लेके चलना है गैस। जो सॉल्यूट है वो गैस है, तो उसके लिए हमें किस तरह से काम करना है वो हमें देखना है। नेचर यहाँ पे भी सेम रहेगा, तो नेचर हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। नेचर जैसे हमने देखा था कि पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व हो रहा है, नॉन पोलर सॉल्यूट, तो वो हमें नहीं देखना है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सेम रहेगा जैसा कि प्रीवियस केस में देखा है, वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर व्हेन अ गैस इज अ सॉल्यूट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे हेनरीज लॉ पढ़ना है। हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्यूट or a mole fraction of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर की बात कर सकते हैं। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है, वो हमें डेल्टन्स लॉ पढ़ना है। तो डेल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट आपको ध्यान होगा कि वो ये बोलता है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। अब पार्शियल प्रेशर आप लोगों को अगर ध्यान हो, डेल्टन्स लॉ ये बोलता था कि अगर आप n नंबर्स ऑफ गैसेस एक कंटेनर में रखें सबको मिक्स करके, और उन्हीं गैसेस को अगर इंडिविजुअली अलग अलग कंटेनर्स में रखें, तो जो जो प्रेशर वो इंडिविजुअली लगाएंगे उनको अगर हम ऐड अप कर देंगे तो वो टोटल वॉल्यूम, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हेनरी लॉ ने कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉलिबिलिटी और अ मोल फ्रैक्शन, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि जो पार्शियल प्रेशर है लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट। अब हम सॉल्यूट को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, तो प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट ध्यान रखना वो क्या है, के एच, जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। तो रिप्रेजेंटेशन आपके सामने, इसको उतार लेंगे। इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जो कि ग्राफ है आपके सामने, बहुत सिंपल सा ग्राफ है, ध्यान रखना। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि के एच और एक्स बी में क्या रिलेशन है। जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख पाएंगे कि के एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा वैल्यू ऑफ के एच होती जाएगी उसी अकॉर्डिंग सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना। इसी पे एक क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन सुनने से पहले एक चीज़ देखिए, N2 और O2, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ रहा है के एच की वैल्यू बढ़ रही है। अब के एच की वैल्यू बढ़ रही है तो सॉलिबिलिटी क्या फ़र्क पड़ेगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, सॉलिबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब बात करते हैं बोर्ड के क्वेश्चन की, जो कि बोर्ड ने बहुत बार पूछा है कि एक एक्वेटिक स्पीशीज़ है, एक्वेटिक स्पीशीज़ में फिशेज़ आ जाती हैं, कोरल्स हैं, रीव्स हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो क्वेश्चन ये पूछता है कि आपका जो कोरल एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं वो वार्म वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि कोल्ड वाटर। आपको सोच के लगेगा कि वार्म वाटर ही होगा, बट अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है कि आपका वार्म वाटर में रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है के एच की वैल्यू बढ़ती है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी, या मैं बोलूँ मोल फ्रैक्शन, उसका घटेगा। तो जब वो घटेगा तो जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो कि एक्वेटिक स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, वो क्या होने लगेंगी, ख़त्म होने लगेंगी या कम होने लगेंगी, जिसकी वजह से एक्वेटिक स्पीशीज़ आपका सर्वाइव करना उनको मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक्वेटिक स्पीशीज़ आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन वार्म वाटर। नेक्स्ट आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसमें। अब आपने एक चीज़ देख ली कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है लिक्विड में। यही एप्लीकेशन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो हमारी जितनी भी एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सोडा वाटर हो गई, उसमें हम क्या डालते हैं, CO2। जितनी बार आप CO2 को कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खोलते हो उतनी बार वो साउंड निकलता है, विस्क साउंड, जिसमें से CO2 बाहर आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि अगर आप प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे तो जो डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं ले जा पाएगी। ठीक है, तो जितनी बार आप खोलते हो वो बार बार बाहर आती है, और एक टाइम ऐसा रहता है कि जब वो सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है तो सिर्फ क्या बचता है, मीठा पानी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, जो कि स्कूबा डाइवर्स या हाई माउंटेन क्लाइंबर्स यूज़ करते हैं।
अब स्कूबा डाइवर्स और माउंटेन क्लाइंबर्स जो यूज़ करते हैं उसमें आपकी कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम, ये तीनों गैसेस का क्या होता है, कंपोजिशन होता है। अब क्या होता था कि जो पहले के स्कूबा डाइवर्स होते थे वो सिर्फ दो ही गैसेस डालते थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होता था कि जब वो अंडर सी जाते थे, मतलब जितना डेप्थ बढ़ती जाएगी प्रेशर बढ़ता है। अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ सॉलिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ने लगती है, ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है ज़्यादा और नाइट्रोजन भी डिजॉल्व हो जाती है। बट जब नाइट्रोजन डिजॉल्व होने के बाद ब्लड में, जब स्कूबा डाइवर बाहर आते हैं तो जो डिजॉल्व नाइट्रोजन ब्लड में हो चुकी थी अब वो बाहर आती है। जब वो बाहर आती है तो क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनको बर्स्ट करती है, और जिसकी वजह से क्या होती है, एक प्रॉब्लम जिसका नाम है बेंड्स, जो कि बहुत बार फैटल भी हो जाती है। नहीं होगी तो उसमें क्या होगा कि जो भी स्कूबा डाइवर्स रहेंगे उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है। तो हम इस चीज़ को बचने के लिए हम क्या करते हैं, हीलियम से डाइल्यूट करते हैं। तो हीलियम ध्यान रखना है आपको। एक और चीज़, आप मुझे स्कूबा का फुल फॉर्म बताएंगे कि स्कूबा का फुल फॉर्म क्या होता है। हाँ जी, फुल फॉर्म होता है स्कूबा का, कोई नाम नहीं है, स्कूबा का एक फुल फॉर्म होगा, वो आप मुझे सर्च करके या तो कमेंट में बताएंगे या ग्रुप में मैसेज कर देंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे हाई माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं। आपने अगर थोड़ा बहुत भी ट्रैकिंग वगैरह किया है तो आपने एक वर्ड सुना होगा, AMS। AMS होता है एक्यूट माउंटेनियरिंग सिकनेस, जिसमें क्या होता है, आप जब जैसे जैसे हाइट गेन करते हो तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होने लगता है। और जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज़ होगा, तो अभी हमने हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन देखी कि जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैसेस क्या होने लगती हैं, डिक्रीज़ होने लगेंगी। तब सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होने लगी तो ब्लड में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है तो वो जो ब्रेन में ऑक्सीजन होती है वो पहुंच नहीं पाती प्रॉपर, जिसकी वजह से नौजिया होता है, डिजीनेस होती है, वॉमिटिंग होती है, चक्कर आते हैं, ये सब होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एनॉक्सिया। तो इस तरह से हमारा जो टॉपिक 2 था वो भी ख़त्म होता है। और आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा लेक्चर, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो भी आपको समझ में नहीं आई हैं, तो मुझे बताइए, जो कि मेरी रेक्टिफिकेशन में या जो भी मेरे पढ़ाने के तरीके में चेंज करना है मुझे प्लीज़ बताएं। थैंक यू।